चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्यूशन ऑफ एस सी वर्मा, सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास केप्ट एट रेस्ट। 2 किलोग्राम का एक बॉडी 2 के स्पीड से जा रहा है और एक 2 किलोग्राम का बॉडी रेस्ट में उसमें जाकर टकराता है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस के लिए कंडीशन है कि E बराबर 0 होना चाहिए। हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। फॉर्मूला है लॉस का, कितना काइनेटिक लॉस है उसका फॉर्मूला है, और ई का मान हमने 0 पुट किया क्योंकि मैक्सिमम लॉस। तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल बराबर 2 जूल। लेकिन सवाल कहता है कि मैक्सिमम लॉस का अगर आधा लॉस हो, अगर एनर्जी का जो लॉस है मैक्सिमम का आधा हो तब ई का मान बताओ। ये तो मैक्सिमम लॉस है तभी का मान 0 आप रखें। अब उल्टा, अभी हमको पता था कि ई का मान 0 है तो निकाल लिया मैक्सिमम लॉस। अब कह रहा है कि नहीं, लॉस आपको है जो मैक्सिमम का आधा हो, माने लॉस 1 जूल हो, तब बताओ ई का मान क्या होना चाहिए। तो जो डेल्टा के का फॉर्मूला हो तो बताया कि हाफ m1 m2 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई होता है मेन फॉर्मूला। तो वहीं का मान 0 पुट किया क्योंकि मैक्सिमम निकालना था। ये तो जनरल लॉस का फॉर्मूला है, बराबर 1/2 मैक्सिमम लॉस का आधा। तो मैक्सिमम लॉस का आधा हो गया 1। एक्चुअल लॉस हाफ ऑफ द मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम का आधा, तो मैक्सिमम था 2 जूल लॉस, तो आधा हो गया उसका 1 जूल। तो ई का मान बताना है। अब 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर 2, तो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1/2, फिर से ई बराबर 1/2 का √2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 1/√2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल। A particle of mass 100 ग्राम moving at an initial speed u। 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम का जो है पार्टिकल वो स्पीड से जा रहा है। कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास केप्ट इनिशियली एट रेस्ट। सेम मास का है जो रेस्ट में है। If the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, what would be the minimum and maximum value of U? सवाल है कि जा रहा है U से और ये है रेस्ट में, टक्कर होने के बाद सवाल कहता है कि the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, टक्कर के बाद 0.2 जूल बचा हुआ है। Total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision. What would be the minimum and maximum value of U? U का मिनिमम वैल्यू और U का मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि जो है टक्कर के बाद 0.2 जूल काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है। एक बात तो ये समझिए आप कि काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा बर्बादी होने के लिए E बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी का सबसे कम बर्बादी होने के लिए E बराबर 1। अगर काइनेटिक एनर्जी का बर्बादी नहीं हो तो E बराबर 1, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो
लेकिन इस सवाल में लिखा हुआ है E बराबर 1 तो है नहीं, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल आफ्टर द कोलिजन। टक्कर के बाद एनर्जी बचा हुआ है 0.2 जूल। टक्कर के बाद एनर्जी बचा हुआ है 0.2 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? E बराबर 1 अगर होगा तो काइनेटिक का लॉस ही नहीं होगा, लेकिन इसमें और लॉस नहीं होगा तो फाइनल एनर्जी कितना बचेगा? तब तो फाइनल एनर्जी बराबर हो जाएगा इनिशियल एनर्जी, और फाइनल एनर्जी है 0.2 जूल। सवाल लिखा हुआ है कि 0.2 जूल है फाइनल एनर्जी टक्कर के बाद। इसका मतलब इनिशियली 0 मतलब कितना होगा? हाफ एम यू का स्क्वायर, हाफ एम यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 से कटेगा 2 बार का, 2 दूनी 4 बराबर यू का स्क्वायर, तो यू बराबर 2। अगर स्टार्टिंग में यू का मान 2 रहा, शुरू में यू का मान 2 रहा, तब जाकर के मतलब लास्ट में भी एनर्जी कितना रहेगा? मतलब जितना एनर्जी पहले उतना एनर्जी बाद में भी रह जाएगा, कि हम ये बात मान के बना रहे हैं ना कि बराबर 1 परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का बर्बादी नहीं होगा, इसमें ज़्यादा मैंने बर्बादी होगा। एक यू का मिनिमम मान देगा, एक यू का मैक्सिमम मान देगा। तो हम निकाले 2। अब यहाँ आ जाइए मैक्सिमम लॉस में। मैक्सिमम लॉस में क्या होगा? मैक्सिमम लॉस में होगा आपका कि हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम लॉस है, और ये मैक्सिमम लॉस का मान कितना आना चाहिए? ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम लॉस का फॉर्मूला इतना है, और लिखा हुआ है कि टक्कर के बाद बचेगा कितना? 0.2 जूल। तो टक्कर के बाद 0.2 जूल बचना है, 0.2 जूल बचना है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल माइनस लॉस बराबर 0.2। ये लॉस है, इनिशियल होगा हाफ एम यू का स्क्वायर। शुरू में इसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो कुल मिला के एनर्जी इतनी होगा इनिशियल में। टक्कर के दौरान लॉस इतना होगा, बराबर आना चाहिए 0.2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस बराबर जो बचा। तो इसमें मैक्सिमम बर्बादी हुआ, ऐसे में बर्बादी नहीं हुआ। इसमें ये भी वही काम किया हम लोग। इसमें भी लिखे कि इनिशियल माइनस, इसमें लिखे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ इसमें। इसमें लिखे कि इनिशियल माइनस लॉस हुआ बराबर 0.2। इसमें मैक्सिमम लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ ही नहीं। तो ये हो गया हाफ, ये 0.1 और 0.1 0.2। अच्छा पहले यहाँ जाते हैं, हाफ, ऐसे तो हाफ, ये वाला हाफ, और यहाँ दूसरे गुना, सब में हो गया। क्या हो गया? 0.1 यू स्क्वायर माइनस 0.1 गुने 0.1 अब बटे 0.2, तो 0.1 और 0.2 1/2, आगे बचेगा 0.1 यू का स्क्वायर बराबर 0.4। तो 0.1 यू स्क्वायर में हाफ 0.1 से घटेगा तो बच जाएगा 0.1/2 यू स्क्वायर बराबर 0.4। दशमलव खत्म, तो 4 दूनी 8, तो यू बराबर √8 बराबर 2√2। तो मैक्सिमम स्पीड आएगा 2√2 और मिनिमम आना चाहिए 2। तो एक 2 और एक 2। हम एक बार मान के बनाए कि कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, बर्बादी हुआ ही नहीं। एक बार मान के बनाए कि कंप्लीटली इलास्टिक है, मैक्सिमम बर्बादी हुआ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस बर्बादी हुआ ही नहीं बराबर फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस सबसे ज़्यादा बर्बादी हुआ, अगला फॉर्मूला बराबर फाइनल।
तो एक बार निकला यू का मान 2, एक बार निकला यू का मान 2√2। तो मिनिमम वेलोसिटी 2 और मैक्सिमम 2√2। देखिए यहाँ मिनिमम वेलोसिटी से मतलब आया है 2 दिए वेलोसिटी, तभी बचा हुआ 0.2। आई 2√2 दिए थे तब बचा 0.2। इसका मतलब ज़्यादा बर्बादी हुआ। 2√2 था स्पीड और तभी बचा आगे जाके 0.2 टक्कर के बाद, इसका मतलब बीच में ज़्यादा खपत हुआ। आई 2 स्पीड दिए तभी बचा हुआ आगे जाके 0.2, इसमें कम बर्बादी हुआ। बर्बादी हुआ ही नहीं वास्तव में। ठीक है 37। Correct. Two friends A and B each weigh 40 किलोग्राम are sitting on a frictionless platform some distance D apart. एक यहाँ A है और एक यहाँ B है। A का वजन भी 40 किलो और B का वजन भी 40 किलो, दोनों D दूरी पर हैं और एक ऐसे प्लेटफार्म पर जहां घर्षण नहीं है, एकदम चिकना प्लेटफार्म पर A और B है। 40 किलो दोनों का वजन है, D दूरी पर बैठा हुआ। A rolls the ball of mass 4 किलो on the platform towards B. A के पास एगो बॉल है, A प्लस बॉल, एगो बॉल लेके बैठल है और B इधर ऐसे बैठे थे। तो A क्या किया कि अपना बॉलवा किधर फेंका, B के तरफ। 4 किलो का बॉल है। A rolls a ball of mass 4 किलोग्राम on the platform towards B, which B catches, जिसको B कैच करेगा, पकड़ेगा। Then B rolls the ball towards A, फिर B फेंकेगा बॉल को A के तरफ, and A कैचेज, फिर A लेगा। The ball keep on moving back and forth between A and B, इसी तरह से बॉल A और B के बीच आगे पीछे हो रहा है। The ball has a fixed speed 5 मीटर पर सेकेंड on the platform. प्लेटफॉर्म पर बॉल का स्पीड कितना है, 5। कहानी स्टार्ट कीजिए। अभी पूरा का पूरा बॉल इसके पास है और जैसी बॉल को कहाँ फेंकेगा, बी के पास। तब देखिए थोड़ा जगह नहीं है, इससे कुछ कुछ बातें हम लोग बोल के चलेंगे और लिखेंगे कम। तो 40 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, 44 किलोग्राम है रेस्ट में, 44 किलोग्राम रेस्ट में है। अब जैसी बॉल को उधर फेंका, 4 किलोग्राम इधर जा रहा है 5 के स्पीड से। तो 4 जब आगे जाएगा 5 के स्पीड से, तो 40 कहां आएगा, पीछे। पहला बात ही समझिए कि जब 4 किलोग्राम के बॉल को जब आगे फेंका गया, तो 4 किलोग्राम के बॉल को इधर फेंका गया 5 के स्पीड से, तो 40 कहां चला जाएगा, पीछे। कितना से, इतना से कि ताकि मोमेंटम 0 कि 5 चौका 20 आई कैप। अभी तो रेस्ट में पूरा सिस्टम है, तो फेंकने के पहले रेस्ट, फेंकने के बाद भी रेस्ट में होना चाहिए, मोमेंटम 0 होना चाहिए। मतलब कि 5 चौका 20, इधर 20 आने के लिए हाफ होगा, तब ना 40 गुने हाफ बराबर 20। तो 5 चौका 20 आई कैप, आई 20 माइनस आई कैप बराबर 0। ठीक, और इधर क्या हुआ, इधर बी रेस्ट में था, पहले रेस्ट में था। अब क्या होगा कि 40 4 44 इधर जाएगा, तो 4 किलो का बॉल 5 के स्पीड से जा रहा था। 4 किलो का बॉल 5, तो 0 था, तो इसका मोमेंटम 0 और इसका 20। कैच करने के पहले दोनों का मोमेंटम जोड़ो, तो इसका 0 और इसका 20, तो कैच करने के बाद भी 20 होना चाहिए। अब कैच करने के बाद 20 होने के लिए 10/22 होना चाहिए, तब 22 दूनी 44 और 10 दूनी 20, मैंने 5/11।
बॉल और ए का पहले मोमेंटम 0, फेंकने के बाद भी देख लो बॉल और ए का मोमेंटम 0 है। 20 आई कैप 20 माइनस आई कैप। बॉल और बी का फेंकने के पहले मैंने कैच करने के पहले मोमेंटम 20, इसका 20 इसका 0, तो कैच करने के बाद 20 होना चाहिए। 44 का 40 4 44, अब यहाँ 5/11। अब कहानी है ऐसा कि 40 जा रहा है किधर, इधर जा रहा है हाफ से, और 44 जा रहा है उधर 5/11 से। अभी जा रहा है, इसके हाथ में बॉल है, अभी बॉल को इधर फेंका, अभी बॉल को इधर फेंकेगा फिर 5 की स्पीड से। अभी बॉल को इधर फेंका 5 की स्पीड से, ध्यान देखिएगा अब, तो इधर फेंकेगा बॉल को 5 की स्पीड से। अभी 4 की वाला बॉल का स्पीड इधर फिर से 5 है, अब फिर बच गया कितना है 40। तो फेंकने के पहले मोमेंटम है अगर चौका 44 और 5 चौका 20, 20 इधर इसका मोमेंटम, 20 इधर है इसका मोमेंटम, इधर है 20 फेंकने के पहले, तो फेंकने के बाद इधर ही 20 होना चाहिए। तभी तो 20 इधर है, 20 इधर होना चाहिए जबकि 20 इधर है, इसका मतलब इधर 40 होना चाहिए। तब तो 40 में इधर घटेगा तो 20 हो गई। अब इसका मोमेंटम 40 होने के लिए इसका स्पीड कितना होना चाहिए 1। तब नहीं 40 आई कैप आई 20 माइनस आई कैप बराबर 20 आई कैप, क्योंकि पहले बताया अगर चौका 44 और 5 चौका 20। तो बॉल फेंकने के पहले मोमेंटम इधर 20 आई कैप है, देखो बॉल फेंकने के बाद मोमेंटम 20 आई कैप, 40 आई कैप और 20 माइनस आई कैप बराबर 20 आई कैप। अब इधर आ जाओ, अभी मोमेंटम क्या है, बॉल अभी 4 किलोग्राम इसके पास जाएगा, तो अभी मोमेंटम कितना है इधर 20, इधर भी 20। ये बॉल ही कैच करेगा, ये बॉल कैच करेगा ये। अब तो कैच करने के पहले मोमेंटम इधर कुल 40 है, 20 इसका और 20, तो जब ये बॉल पकड़ा जाएगा तो इसका मोमेंटम इधर कितना होना चाहिए 40। अब इसका मोमेंटम इधर 40 होने के लिए कितना होना चाहिए, इसका स्पीड मोमेंटम 40 आना चाहिए। तो इसका मोमेंटम 40 आने के लिए 40/44, 40/44 अपने जगह 40, तो आएगा 20/22 मतलब 10/11, 20/22 मतलब 10/11। देख लीजिए, बॉल पकड़ में आने के पहले आदमी वाली बॉल का मोमेंटम जोड़ लो तो 20 और 20 40, बॉल पकड़ने के बाद भी 40। एक बार बॉल रिटर्निंग चलाया, ए ने बॉल फेंका, फिर बॉल ए के हाथ में आ गया, एक पाथ पूरा। दूसरा ट्रिक, अभी 44 इधर जा रहा है, तो इसका मतलब अगर चौका 44 मोमेंटम कितना है इधर 40, मोमेंटम इसका इधर 40 है, तो फेंकने के बाद ही 40 होना चाहिए। फिर 4 किलोग्राम का बॉल उधर जाएगा तो 20 उधर हो गया, इधर होना चाहिए कितना 40, इसका मतलब इधर 40 बचने के लिए इधर 20 है, इसका मतलब इधर 60 होना चाहिए। मतलब ये 40 कितना स्पीड से इधर फेंका कि इधर 60 बचे। अब 60 बचने के लिए कितना होना चाहिए 60/40, तो 20 दूना 40, 20 दिया 60 मैंने 3/2, तब 20 दूना 40 और 20 दिया 60, 60 आई 20 बराबर 40। अब यहां देखिए, अभी 40 4 44 होगा, तो ये आने के पहले, इसको बॉल आने के पहले इसका 40 है, इसका 20 60, तो इसका भी 60 होना चाहिए। तो 44 का भी 60 होने के लिए कितना चाहिए 60/44, अगर लिखो तो 30/22 मैंने 15/11, 15/11। अब यहां बॉल बी के हाथ में है, फिर बॉल को फेंका, तो फेंकने के पहले इधर कितना है 60, तो फिर से इधर 60 होना चाहिए, जिसमें इधर कितना है 20,
इधर 80 होना चाहिए, तब 80 में 20 घटेगा तो 60 बचेगा, रह जाएगा। इसका होना चाहिए कितना 80, मतलब कितना 80 का मतलब हो गया 2, 40 दूना 80 या 5 चौका 20, तो बचा उधर 60, पहले भी था 60। अब यहाँ देखिए इसका कितना है 60, आई 5 चौका 60 20 80 है। बॉल अभी हाथ में आया नहीं, आने के पहले बॉल और आदमी का मोमेंटम मिला के 80, तो इसका भी 80 होना चाहिए। इसका मतलब 80/44, 80/44 का मतलब 40/22, मतलब 20/11। दूसरा ट्रिप के बाद का हाल है। अब हम लोग मात पकड़ सकते हैं कि एक ट्रिप के बाद 10/11, 2 ट्रिप के बाद 20/11, 3 ट्रिप के बाद 30/11, 4 ट्रिप के बाद 40/11, 5 ट्रिप के बाद 50/11। बस में क्या बात है। अब इस कहानी को मिलवानी चलते। तो ये एक ट्रिप हो गया बॉल का जाना और बॉल का एक ट्रिप, दूसरा ट्रिप बॉल का जाना और बॉल का आना। तीसरा ट्रिप में क्या होगा, यहां स्पीड होगा 30/11। तीसरा ट्रिप में 30/11 होगा और बॉल होगा ए के पास, उस समय 3 के स्पीड से जा रहा होगा। 1 2 3, तीसरा ट्रिप का बात हुई। चौथा ट्रिप में बॉल एक हाथ में होगा और ये जा रहा होगा 40 और इधर भी जा रहा होगा 4 के स्पीड। पांचवा ट्रिप में बॉल होगा एक के हाथ में 50/11 का स्पीड से इधर जा रहा होगा, और ये जा रहा होगा भी 5 के स्पीड। कहानी खत्म है। समझिए पहले सवाल क्या क्या है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल ऑन द फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही रोल्स द बॉल फर्स्ट टाइम। पहला बार जब बॉल फेंका था स्पीड क्या था, बोले हाफ। पहला बार जब बॉल फेंका था तो स्पीड क्या था, बोले हाफ। पहला का आंसर आया होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा फाइंड द स्पीड ऑफ ए आफ्टर ही कैचेज द बॉल फर्स्ट टाइम। पहला बार जब ये बॉल को कैच किया तब स्पीड क्या था, बोले 10/11। 10/11 इसका भी आंसर आया। सी फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर द बॉल हैज मेड 5 राउंड ट्रिप एंड इज लेड बाई ए। 5 ट्रिप के बाद 1 2 3 4 5, 5 ट्रिप के बाद जो बॉल का स्पीड है एक 50/11 और एक 5। 5 ट्रिप के बाद ए का चाल 50/11 और बी का चाल 5 रहा होगा। डी नंबर सवाल, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल। कितना बार ए ने बॉल को फेंका। देखिए पहला बार बॉल फेंका यहाँ, दूसरा बार बॉल फेंका यहाँ, तीसरा बार बॉल फेंका यहाँ, चौथा बार यहाँ, 5वां बार यहाँ, अभी भी बॉल इसी के हाथ में है तो छठा बार भी यही फेंकेगा। छठा बार ए ने बॉल को फेंक दिया और उसके बाद स्पीड कितना धर लेगा 60/11, छठा बार। लेकिन जब 60/11 स्पीड धर लेगा, आई बॉल तो फेंक दिया 5 के स्पीड से, आई जा रहा था 5 के स्पीड से, अभी बॉल कभी उसके पास पहुंचवे नहीं करेगी। वो पहले ही जा रहा है 5 की स्पीड से, आई फेंका 5 की स्पीड से, कभी बॉल उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। तो छठा बार फेंका जो फेंका, अब कभी इसके पास बॉल लौट के वापस नहीं आएगा। बॉल फेंकने के बाद जो इसका स्पीड हो, जैसे यहाँ था ए हाफ, फिर हो गया 1.5, आधा था फिर 1.5 हो गया, तो अभी 2.5 हो जाएगा, फिर 3.5, फिर 4.5, 5.5, मैंने 5.5 का स्पीड यहाँ उधर लिया होगा बॉल फेंकने के बाद। उसके बाद फिर कभी लौट के इसके पास बॉल छठा बारी फेंक दिया होगा। पहली 50/11 5 से कम है ना, ये 5 से कम है 50/11। इसका मतलब जब उधर से बॉल आ रहा होगा तो कभी न कभी तो बॉल पहुंचबे करेगा, क्योंकि इसका चाल 5 से भी कम है और उधर से बॉल आ रहा होगा 5 की स्पीड से, तो 5वां बारी पकड़ेगा। लेकिन छठा बार जब फेंक देगा तो फिर इसके पास पहुंचबे नहीं करेगा, तो 5 की स्पीड से वही जा रहा है। एगो पहले खुल गया 5 की स्पीड से, वो बाद में जाएगा 5 की स्पीड से, कभी नहीं पहुंच पाएगा, ना पहुंच पाएगा, ना उधर से बॉल कभी आएगा। तो ये सवाल है कि छठा बारी फेंकेगा, छठा बार फिर नहीं फेंकेगा।
ई में वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी एंड बॉल एट द एंड ऑफ द एंट्री, एन बार के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बोले सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं होगा, ये तो अपने हिसाब से एडजस्ट होते जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर इधर घसक रहा है, इधर घसक रहा है, इधर घसक रहा है, वो तो बॉल इधर इधर जा रहे हिसाब से मैनेज हो रहे हैं अपने आप सब कुछ, ताकि सेंटर मास वहीं का वहीं रहे। इस कहानी में सेंटर मास चेंज नहीं हुआ, सेंटर मास वहीं का वहीं रहेगा, बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन त्रिक्शन है नहीं है, वो तो जैसे इधर फेंका होगा अपने आप एडजस्ट कर लेगा, सेंटर मास वहीं रहे। जैसे ए इधर फेंका बॉल को तो ये अपने पीछे भाग गया सेंटर मास को मैनेज करने के लिए, बॉल देखिए उधर भाग रहा है तो ये उसको मैनेज करने के लिए पीछे भाग रहा है, हर हमेशा सेंटर मास वहीं का वहीं है। तो काहे ने सूर्य बार निकाल दे सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर मास शुरू में था वही हमेशा रहेगा। तो सेंटर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लो ओरिजिन, यहाँ होगा डी कॉमा जी, तो 40 और 4 44 तो यहीं पर है, तो m1 x1 का मान तो 0 आएगा, m2 x2 का मान आएगा 40d बटा m1 प्लस m2, 44 प्लस 40 84, तो हो जाएगा कितना 20 बटा 42 बराबर 10d बटा 21, 10d बटा 21 पर होगा, 10d बटा 21। ये क्वेश्चन नंबर 38 और अच्छा सवाल था ये, इसको एक दो बार बनाना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अगला देखते हैं 39। ए बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 2 मीटर, एक बॉल 2 मीटर ऊंचाई से गिरा और टकरा के उठा 1.5 मीटर। हमें पता है कि अगर एच से गिरते हैं तो उठते हैं ई स्क्वायर एच, मतलब ई स्क्वायर एच बराबर 1.5, तो ई बराबर 1.5 बटा 2 यानी 15 बटा 20 का रूट, तो ई बराबर 3/4 का ए का मान √3/2। चाहे समय सवाल इन्हें गामा डेके प्रोसेस, अभी गामा डेके के बारे में आप जानते ही नहीं होंगे, जब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ाया जाएगा अल्फा डेके, बीटा डेके और गामा डेके। ये जो गामा है न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो लिखा इन्हें गामा डेके प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस नहीं पढ़ना है तोरा, कहना पूरा कॉपी कॉपी बेच। वो जानता है कि लॉकडाउन में मैं कुछ तो अंतिम में कॉपी किताब बेच के खाएगा। लिखा है गामा डेके प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास m डिक्रीजेज। एक गामा डेके प्रोसेस हो रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास m डिक्रीजेज। एक न्यूक्लियस है जिसका मास m है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास m है, इससे क्या निकला गामा। गामा एक एनर्जी है, इसमें मास नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इसमें मास यहाँ से निकला गामा जिसका वजन घट गया, ऐसा नहीं। गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एनर्जी है वो सिर्फ, तो गामा निकला इससे आगे। तो गामा के निकलने से क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास m डिक्रीजेस, गामा एनर्जी घटेगा भाई, क्योंकि गामा एक एनर्जी है। गामा एक एनर्जी मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल है, फोटोन की तरह है, लाइट की तरह समझो। वास्तव में लाइट नहीं है, लाइट का नहीं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ बोल सकते हैं। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अलग बात है, लेकिन ई लाइट नहीं है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट नहीं है। तो गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सिर्फ, इसमें एनर्जी होता है, यहां से गामा निकला, तो इसका एनर्जी कुछ घटा। द गामा फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड लीनियर मोमेंटम E/c, इसका एनर्जी है E और इसका मोमेंटम E/c। मोमेंटम बराबर यहाँ मास इंटू वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मास है ये नहीं है। किसी फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है E/c, बाद में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में E/c बराबर h/λ, प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में सब
खैर यहाँ पर सब ध्यान देना नहीं, बस सब क्वेश्चन ही कर रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन बताया कि इसका एनर्जी ई है, मोमेंटम इसका ई बाई सी है, सब क्वेश्चन कर रहा है। गामा के बारे में बताया गया। इज इमिटेड एंड द न्यूक्लियस रिक्वायर्स, जैसे गामा निकला तो न्यूक्लियस कहाँ भागा, पीछे। तो फाइंड द मैक्सिमम फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बताओ कि गामा का कितना एनर्जी बर्बाद हुआ। एक तो एनर्जी साला ई लेके चला गया गामा, वो तो बर्बाद होबे किया, एक एनर्जी तो बर्बाद होबे किया, वो तो गामा निकल गया, देखने एनर्जी बर्बाद हो गया। एक एनर्जी बर्बाद हुआ इसके पीछे अड़ने से, ये गामा जो निकला एक पीछे कहाँ पीछे मुड़ा, उसके चलते कोई एनर्जी बर्बाद किया अपना काइनेटिक एनर्जी कुछ चल करके हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब गामा बर्बाद किया ये हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वो भी का मान हमें जानना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि E बाई सी इज इक्वल टू एम इंटू वी। E बाई सी इसका मोमेंटम, m इंटू वी इसका मोमेंटम, तो उधर है इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कर बराबर है, आई कैप का माइनस आई कैप बराबर 0। तो यहाँ से भी का मान आएगा E बाई एम सी, आई भी का मान यहाँ पुट कर देंगे E बाई एम सी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो आंसर आएगा हम लोग का E प्लस ई स्क्वायर बाई 2mc। इतना एनर्जी न्यूक्लियस का बर्बाद हुआ, E प्लस ई स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर। एक एनर्जी बर्बाद हुआ गामा के निकलने से, गामा निकला जो तो एनर्जी बर्बाद हो बे किया, वो गामा के निकलने से पीछे मुड़ा, तो चलते वो एनर्जी बर्बाद हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 40। block of mass 2 kg is moving on a friction